इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो क्या आप जब बिजनेस स्टार्ट करने चाहोगे तो 1 करोड़ क्या खुद का पैसा लगा दोगे? तो प्रॉब्ली नॉट। आपके पास उतना 1 करोड़ जितना पैसा होगा ही नहीं जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो आप क्या करोगे? तो आपके पास टोटल 3 रिसोर्सेस होते हैं पैसे मंगवाने के। सबसे पहला रिसोर्सेस होता है इक्विटी। सेकेंड रिसोर्सेस हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर। एंड थर्ड रिसोर्सेस हमारा होता है डेट। राइट। अब आप क्या करते हो? आप 50% अमाउंट मतलब कि 50 लाख रुपए डेट से लेके आ जाते हो। और ये आपका डेट पड़ता है आपको 10% के हिसाब से। प्रेफरेंस शेयर आप 30% के प्रेफरेंस शेयर लेके आते हो मतलब कि अराउंड 30 लाख रुपए के। और ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये डिविडेंड चार्ज करते हैं, प्रेफरेंशियल डिविडेंड एट द रेट 12% के हिसाब से। ठीक है। और रेस्ट ऑफ अमाउंट मतलब कि कितना हुआ 20 लाख रुपीज आप इक्विटी शेयर से लेके आओगे। ठीक है। अब हमें पता है हम डेट लेके आएंगे तो वो 10% हमारे पास से ले जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा तो 12% से लेके जाएगा। बट जब आप अपनी इक्विटी लगाते हो तो आपकी खुद की भी तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मैं इस बिजनेस से 15% का नेट प्रॉफिट अर्न करूं। डन। तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वही आपका यहाँ पे कॉस्ट बन जाएगा। 15% एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका होगा। तो ऐसे ही आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उतना परसेंटेज तो आप एक बिजनेस से कमाओगे। मतलब आपने 20 लाख लगाए और आप क्या सोच रहे हो कि मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न करूंगा 15%। या तो फिर इसको और रिवाइज करके मैं बोल लूं कि मुझे मेरी कैपिटल जो मैंने लगाई है ना उसका मुझे सालाना 50% पर एनम तो चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब ये बात हो गई। अब फर्स्ट करो आपका जो अर्निंग आ रहा है, आप जो पूरा अर्निंग कर रहे हो उसका परसेंटेज हो रहा है आपका 30% पर एनम। तो आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट आपने जो आपका बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो वो क्या सक्सेस होगा? आप अर्न कर रहे हो 30% पर एनम। 10% आपको देना है डेट को, 12% देना है आपको हमारे ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और 50% पर एनम देना है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को मिनिमम चाहिए। अब मैं पहले है ना एवरेज निकाल लेता हूं। एवरेज कॉस्ट हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी निकलेगी? तो डेट हमारा 10% लेके जाएगा, इक्विटी हमारा अरे प्रेफरेंस हमारा 12% और 50% हमारा ये लेके जाएगा। डिवाइड बाय मैं 3 करूंगा तो मुझे एवरेज मिल जाएगी। मतलब कि मुझे एवरेज इतना कमाना पड़ेगा 10 + 12 + 15 डिवाइड बाय 10 + 12 + 15 डिवाइड बाय 3। मतलब कि मुझे अराउंड अराउंड 12.33% तो कमाना ही पड़ेगा। ओके। अभी हम पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे कितना कमाना है क्या है, बट एक एग्जांपल के लिए हम ले रहे। और आपका अर्निंग है 10% पर एनम और आपको ऑन एन एवरेज, ये मैं बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज, एवरेज आपको 12.33% कमाओगे ना तभी आप ये सारे के सारे एक्सपेंस आप कवर कर पाओगे। मतलब ये आपका बिजनेस सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा? तो ये बिजनेस आपका अनसक्सेसफुल रहेगा। इफ यू अर्न 50% पर एनम तो मैं बोल सकता हूं कि आपका ये बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। डन। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर हमें बताता है कि हर एक प्रकार की जो भी हमारी कैपिटल है प्लस डेट है प्लस प्रेफरेंशियल है, इन सबको हमारे बिजनेस में लेके आने की कॉस्ट कितनी होती है और क्या ये कॉस्ट हम हमारी अर्निंग से कवर अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल
इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ अ कैपिटल। जितने लोगों ने हमें कैपिटल प्रोवाइड की, हमें कैपिटल चाहिए थी 1 करोड़ की, प्रोवाइड की किन्होंने की, डेट ने की, प्रेफरेंस ने की, इक्विटी ने की, 50, 30 और 20 के हिसाब से की। तो क्या बोल रहा है, कोस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। कोस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये जो रिटर्न वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं जिसने हमें कैपिटल दी, उसे कोस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। आई उसके अंदर कौन कौन होता है, शेयर होल्डर, लेंडर एंड द डेट होल्डर टू द बिजनेस एज अ कंपनसेशन फॉर देयर contribution to the total capital. When an entity produce finance from either source as a listed above, it has to pay some additional amount of money beside the principal amount. ठीक है, जैसे कि डेट हमने लिया तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हमने अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिया तो हमें, अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिया हमने तो हमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अगर खुद की इक्विटी लेके आए तो कुछ अपना भी तो होता है यार, मुझे भी मेरा घर चलाना है तो मुझे एक 50% पर एनम के हिसाब से मुझे रिटर्न मिले। तो जो भी हम एडिशनल मनी पे करते हैं, एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी बिसाइड द प्रिंसिपल अमाउंट, द एडिशनल मनी paid to this financial may be either one of payment or a regular payment at the specific interval. ठीक है, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है ना, वो मंथ बेस पे होता है। अगर आपने किसी डेट लिया है, आपने लोन लिया है तो मंथली बेसिस पे ईएमआई कटेगी। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिया है तो उसको ईयरली डिविडेंड पेमेंट करेंगे। इक्विटी में नक्की नहीं होता है पेमेंट कब होता है, बट उसका भी एक कोई किसी ना किसी टाइम पे तो पेमेंट आएगा ही। तो क्या बोल रहा है, जो भी हमारा पेमेंट है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल में या तो रेगुलर पेमेंट हो सकता है, वन ऑफ पेमेंट या रेगुलर पेमेंट एट द स्पेसिफिक इंटरवल। ओके, ये पढ़ लिया। द एडिशनल मनी पेड इज सेड टू द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल एंड इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हमारा एक्सिस मनी जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है हमारा 50 लाख का 10%, मतलब कि 5 लाख रुपए, 30 लाख का 12%, मतलब कि 3.6 लाख रुपीस। तो ये तो हमारा जाने ही वाला है, ये तो नक्की है। अभी इसका हम अभी कमेंट नहीं करते, अभी इन दोनों का कमेंट करते हैं। The additional money paid is said to cost of using the capital and it is cost of capital. तो ये जो एडिशनल मनी हमारा जा रहा है यहाँ तीनों जगह पे, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि ये एडिशनल मनी हम किस लिए दे रहे, ताकि हम ये 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख यूज कर पाए। कभी भी आपने सुना है किसी ने ऐसे ही बोल दिया हो कि जा 50 लाख रुपए ले जा, अपना बिजनेस चला, जब तेरा 50 लाख हो जाए ना तब मेरे को वापिस आके दे जाना विदाउट एनी इंटरेस्ट? तो नहीं होता है। तो ये जो है ना, डेट को यूज करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर को या इक्विटी को यूज करने के लिए जो भी हमारा अमाउंट होता है, उसे, जो भी हमारे यहाँ पे ये अमाउंट है, इसके इस परसेंटेज को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। डन। This cost of capital expressed in a rate is used to discount compound the cash flow stream. Cash flow cost of capital is also known cut off rate, hurdle rate. ठीक है, उसके कोस्ट ऑफ कैपिटल के और भी नाम है, कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, हर्डल रेट भी बोलते हैं, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू बेंचमार्क फॉर फार्मिंग अ डेट पॉलिसी ऑफ अ एंटिटी टेकिंग अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, अब है ना, हमें बाकी इसमें थियरी में अब नहीं बढ़ना है, मेन चीज मैंने बता दी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जो भी हम मनी लेके आ रहे हैं कंपनी के अंदर, उसके लिए मुझे ये जो एडिशनल पेमेंट करना पड़ता है, या तो रेगुलर या तो एक स्पेसिफिक इंटरवल पर, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, हमने एक और चीज समझा, कॉस्ट हमारी 3 जगह से आती है, डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी। अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं। हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इनकम स्टेटमेंट याद रखना, ये हमने हमने लेक्चर 1 से मैं बोल रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट हमारा हर जगह लगेगा। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस ईबीआईटी। ओके, यहां तक का पता है, ईबीआईटी तक का। अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है ना, कहां से बात करनी, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलवेज ईबीआईटी से बात करनी है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो बनता है वो सेल्स से बनता है, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें सेल्स से नहीं देखना है, हमें ईबीआईटी से देखना है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो हमें मिल जाएगा ईबीटी, माइनस टैक्स, तो हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। उसमें से हमारा माइनस होगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है,
अब ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ना, यहाँ पे जो भी हमारी अर्निंग आएगी, इसके दो पार्ट पड़ते हैं। इसके दो क्या पार्ट पड़ते हैं पहले वो समझते हैं। तो इसका पहला पार्ट जो बनेगा, पहला तो अर्निंग अवेलेबल फॉर जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, ये आप समझो ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो ये नेट प्रॉफिट का क्या होता है? तो ये नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और इस नेट प्रॉफिट से आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा इस नेट प्रॉफिट से आप डिविडेंड पे कर सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर को। डन। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, मतलब कि जो हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, उसके ये दो काम होते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस, एंड दूसरा डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों पोर्शन जो होते हैं, इसको ऐसा कर दे, ये दोनों पोर्शन का मालिकाना हक किसका होता है? तो इन दोनों पोर्शन पे हमारा मालिकाना हक होता है, जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं उनका हक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर से। ये जो हमारा इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट किसके सामने होता है? तो ये इंटरेस्ट होता है हमारा डिबेंचर के सामने। देन जो हमारा टैक्स का पोर्शन होता है, वो जो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, इसके ऊपर पे करना होता है। तो टैक्स का कोई ऐसा कॉस्ट नहीं होता है, दे आर वेरिएबल कंपोनेंट। प्रेफरेंस डिविडेंड, जो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, वो हम कैसे पे करते हैं? तो हमने अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा तो ही हम पे करेंगे। ये डिबेंचर नहीं है, ये इंटरेस्ट जो है ना, ये आप डेट ही समझो, क्योंकि डेट के दो बार भी पढ़ सकते हैं। एक हमारा डिबेंचर होल्डर, दूसरा हमने अगर लोन लिया हो। प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब जो ये डिविडेंड का पेमेंट है, टू बी स्पेसिफिक, ये जो डिविडेंड का पेमेंट है, ये हम इक्विटी शेयर होल्डर को करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस भी है। तो ये जो हमारा इक्विटी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट है, वो हमारा पूरा का पूरा किसका है? ये हमारा पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। ठीक है, अब एक चीज समझो, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर 100% डिविडेंड में पे कर दूंगा, तो यहाँ पे तो 0% बचेगा। बट कुछ कंपनी क्या करती है, सालों तक डिविडेंड पे नहीं करती है और रिजर्व एंड सरप्लस 100% जमा करती। अब मेरा पैसा एक एफडी के अंदर लगा है, मेरा पैसा एक एफडी के अंदर लगा है। एफडी का इंटरेस्ट रेट है 8%। मैंने एक साल का एफडी करवाया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये एक साल के बाद क्या हो जाएगा? 1,08,000 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर जब मेरा सेकेंड ईयर, जब ये एफडी मेरे अकाउंट में आ गया, अब सेकेंड ईयर 8,000 का डिविडेंड समझो, अगर मैं ये डिविडेंड निकाल लूं एक साल के बाद, तो मेरा एफडी कितने रुपए का होगा? 1 लाख रुपए का। तो मुझे एक साल के बाद कितने मिलेंगे? 1,08,000 रुपए। देन थर्ड ईयर आया। थर्ड ईयर आपने क्या सोचा? थर्ड ईयर, भाई जो ये मेरा डिविडेंड का पोर्शन है ना, वो मुझे नहीं निकालना है, तो मैं ये 1,08,000 का पूरा एफडी ही कर देता हूं। अब मेरा इंटरेस्ट रेट कितना बनेगा? तो ये 1 लाख के ऊपर 8,000 रुपए बन रहा था, अब 8,000 के ऊपर इट टू 6,640, मतलब कि 1,08,640 रुपए अराउंड अराउंड बनेगा। तो एज ए एफडी आप रखते हो, अगर मैं अपना डिविडेंड का पोर्शन छोड़ दूं, मैं अपने इंटरेस्ट का पोर्शन छोड़ दूं, तो वो भी मुझे अर्निंग करके दे। तो किसी ने अपना रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन छोड़ा होगा, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? अगर मेरे को कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है, तो जो भी रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके ऊपर भी सेम लेवल ऑफ अर्निंग करे। मतलब कि ये इक्विटी शेयर होल्डर के पैसों में रिजर्व एंड सरप्लस का भी पैसा ऐड हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात है। देखो मेरा पैसा कहीं पे भी फंसा होगा ना, तो मैं सोचूंगा जितना मैं अर्न कर रहा हूं ना, जो फंसा हुआ है पैसा है ना, उतने भी मैं उतना ही अर्न करूं। तो रिजर्व एंड सरप्लस वो है 50-50% बोले, तो अभी ठीक है कि 50% अगर मुझे दे दिया है, अब 50% बचा है, तो ये जो 50% वाला पोर्शन है ना, वहां पे कंपनी 8% से अर्निंग करे, मतलब कि जो भी अर्निंग का रेट हो वो हम समझेंगे। तो ठीक है, इतनी चीज हमने अभी तक में पढ़ी। अब बात करते हैं डिबेंचर की। अब एक तो मैं है ना मोर और लेस कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि हमें डब्ल्यू एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने यहाँ पे जो ढूंढा ना, अब वैसा ढूंढना है। अब आप समझो, मेरा एक है ना ये
लेम तरीका मैं बता रहा हूँ WACC को याद रखने का। मेरा जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ये बिफोर टैक्स है एंड मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स है। मेरा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर ये भी आफ्टर टैक्स है। तो क्या इसकी कभी एवरेज हो पाएगी? तो इसकी कभी भी एवरेज नहीं हो पाएगी। एक पोर्शन बिफोर है और एक आफ्टर है। तो मैं क्या करूंगा, मेजरली यहाँ पे आफ्टर टैक्स सबसे ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बिफोर टैक्स वाला पोर्शन है ना उसको भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा आफ्टर टैक्स के अंदर। इतना समझे आप लोग? ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, जो ये टैक्स होता है ना, टैक्स है ना मुझे, अरे ये जो इंटरेस्ट होता है ना वो मुझे प्रॉफिट पर सेविंग करके देता है, प्रॉफिट सेविंग करके देता है। अब 30% का कॉर्पोरेट टैक्स होगा तो इंटरेस्ट की वजह से मेरा 30% से मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है। आगे के लेक्चर में अपने EBIT EPS एनालिसिस देखा होगा जिसमें पूरा एक इक्विटी फॉर्म है और पूरा एक डेट से आता है पैसा, एडिशनल एडिशनल इक्विटी से आता है और एडिशनल डेट से आता है। उसमें हम देखते ही है कि जब हमारा फुल्ली फाइनेंस इक्विटी से होता है तो हमारा टैक्स का अमाउंट ज्यादा होता है और जब हमारा फुल्ली अमाउंट फाइनेंस होता है डेट से तो हमारा जो टैक्स का पोर्शन है ना वो कम हो जाता है। मतलब कि ये मुझे क्या देता है, टैक्स शील्ड देता है। क्या? टैक्स शील्ड बेनिफिट देता है। इसे मैं क्या बोलता हूं, इससे मेरे प्रॉफिट जो आता है ना उसके ऊपर मुझे थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, डन। जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड में ऐसा टैक्स शील्ड हमें नहीं मिलता है, वो आफ्टर टैक्स पे ही काउंट होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा या अमाउंट बोल लो या तो फिर परसेंटेज बोल लो, उसको हम क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स करेंगे। डन। तो हम इंटरेस्ट को क्यों आफ्टर टैक्स करेंगे वो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, जैसे हमारा इनकम स्टेटमेंट चल रहा है ना वैसे एक एक चीज करेंगे। हम सबसे पहले डेट का कैलकुलेशन करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर का करेंगे और फिर इक्विटी शेयर का करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पूरी की पूरी है। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहला डाल दो कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा होगा कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जिसको डिनोट किया जाता है के डी। के को हम कॉस्ट बोलेंगे और डी को हम डेट बोलेंगे, के डी। ठीक है। अब इसको समझते हैं। एक कंपनी थी, हम पूरा एग्जांपल लेके ही समझेंगे। एक कंपनी है, अब वो जो कंपनी है ना उसने क्या किया, उसने इश्यू किए डिबेंचर एट द रेट ऑफ, नहीं, उसने इश्यू किया डिबेंचर 1 लाख रुपए के, जो हमारा डेट है तो वो 1 लाख रुपए का एट 10% इंटरेस्ट रेट। डन। ठीक है, इतना बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी इसे इनरिडीमेबल डिबेंचर मानती है। कैसे पता चला, कंपनी ने मेरे को इतना बोला, भाई मेरे को डिबेंचर इश्यू करने 1 लाख रुपए के हिसाब से 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है हमारा। मतलब ये 10% पर एनम कहां तक का इंटरेस्ट रेट वो नहीं पता है, ये पे ऑफ कब करेगी वो नहीं पता है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ सबसे पहले तो इनरिडीमेबल, इनरिडीमेबल डेट। मतलब कि ये ऐसा डेट का पोर्शन है जो इनरिडीमेबल है। शायद यहाँ पे इन लोगों ने अलग किया हो तो अच्छी बात है। इनरिडीमेबल डेट। ओके। अब इसको कैलकुलेशन में हम उतारते हैं। अब मुझे यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूं चीज, कि मेरा जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट अभी 2 सेकंड बात करते हैं चलो ना। अब मुझे कोई बोले कि मेरा इसका कॉस्ट कितना है, तो मेरा कॉस्ट है 10%। ठीक है, निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर टैक्स नहीं दिया है तो ये जो 10% पीडी इंटरेस्ट रेट है वही आपका कॉस्ट बनेगा। निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू, मैं पूरे साल कितना इंटरेस्ट का पेमेंट करता हूं, तो 1 लाख का 10%, इतना मैं इंटरेस्ट पे करता हूं। अब ये जो 10% में पे करता हूं, किसके कितने मनी लाने पे मैं पे कर रहा हूं, तो ये 1 लाख रुपए पे लाने पे कर रहा हूं इंटू 100। तो आप इसका करोगे ना सादू रूप तो ये आपका आ जाएगा 10%। ठीक है। अब
इन लोगों ने एक और चीज यहाँ पे डाल दी। इन लोगों ने बोला कि टैक्स रेट इज 30%। उन लोगों ने बोल दिया भाई टैक्स रेट 30% है। अब आपका यहाँ पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमने पहले ही बात की, मैं इसको करूंगा आफ्टर टैक्स। ठीक है, क्यों? मुझे प्रॉफिट का टैक्स शील्ड मिलता है, इसलिए मुझे आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। एक रीजन वो है। अगर वो रीजन नहीं समझ में आता है तो मैंने बोला दूसरा रीजन क्या है मुझे ये आफ्टर टैक्स करने की जरूरत है, कि मेरी जो मेन दो कोस्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रेफरेंस ऑफ इक्विटी शेयर, ये आफ्टर टैक्स है। मेरी अर्निंग भी, जो जो मेरे को अर्निंग है वो भी मेरी आफ्टर टैक्स है। तो मैं ये डेट को भी, डेट का जो ये इंटरेस्ट का पोर्शन है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट के पोर्शन को मुझे आफ्टर टैक्स करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस इंटरेस्ट के पोर्शन में से ये टैक्स का पोर्शन मेरे को सिंपली रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 1 लाख का 10%, मतलब कि मेरा इंटरेस्ट आ गया, इनटू टैक्स रेट है टैक्स रेट है 30%। तो मल्टीप्लाई 1 - 0.3, तो मुझे आफ्टर टैक्स अमाउंट मिल जाएगा। आफ्टर टैक्स अमाउंट मेरा 70% होना चाहिए था। डिवाइड बाय कितना रुपए डाल के मैं इतना पे कर रहा हूं, तो मैं 1 लाख रुपए डाल के मैं ऊपर वाला जो अमाउंट है ना वो पे करूंगा इंटू 100। तो ये आपका कुछ बन जाएगा, 1 लाख का 10% इंटू 0.7 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो ये आपका बन जाएगा 7%। इफ नो टैक्स, इफ टैक्स, तो सिंपली ये क्या हुआ है आप समझो। मेरा कॉस्ट ऑफ डिविडेंड कितना, मेरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना था? मेरा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर था वैसे 10%। ठीक है, ये टैक्स बिना का है। इसको मैं कर दूंगा 1 - 0.3, तो अभी मेरा ये क्या निकल के आएगा? 7% ही निकल के आएगा। तो ये दो मेथड है, मैंने ऑल लगा दिया है। आई प्रीफर कि आप हर जगह यही मेथड यूज करो तो अच्छी बात है, बट अगर सब में टाइम की कमी है तो आप ये भी कर सकते हो। अब एक और चीज, ये पूरा आज आपका हमारा कॉस्ट ऑफ डिविडेंड अभी खत्म हो जाएगा, 3-4 मिनट लगेंगे और ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इररिडीमेबल डिबेंचर वाला जो ये पोर्शन है हम खत्म कर देंगे अभी। अब आप लोगों को पता है, आप जब शेयर इश्यू करने जाते हो, हम एक कंपनी है, वो जब शेयर इश्यू करने जाती है ना, तो सीन क्या होता है? जैसे कि मैं आज शेयर इश्यू करने गया, तो मुझे सेबी के रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब सेबी बोलता है आपको एक ब्रोकर रखना पड़ेगा, और ब्रोकर क्या चार्ज करता है? तो एक मैनेजमेंट होता है, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट राइट नाउ कौन सा है मैं बता देता हूं आपको। तो जैसे कि हमने एचडीएफसी बैंक को अप्रोच किया है। एचडीएफसी बैंक को बोला है भाई मेरा जो आईपीओ आएगा ना, वो पूरा का पूरा तेरे को मैनेज करना है, तो तेरा जो भी कमीशन होगा तो चार्ज कर लेना। तो एचडीएफसी बैंक बोलेगा कि हम आईपीओ में 2 to 3% हम कमीशन चार्ज करते, हम आपका पूरा का पूरा जो आईपीओ है वो मैनेज कर देंगे। आईपीओ मैनेज करना मतलब कि जो भी पैसे आएंगे उनके अकाउंट में आएंगे, वो लोग मैनेज करेंगे, बाद में रिफंड करना, वो सारी प्रोसेस होती है। बाद में कमीशन भी जाता है। उसके अलावा एक ब्रोकर होता है इन द इंटरमीडिएट अकाउंटिंग में, या अब फाउंडेशन में चला गया है। इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट आता था, शायद फाउंडेशन में वो चला गया है। हाँ, तो फाउंडेशन में आप जब पढ़ोगे, या फिर किसी ने ओल्ड ग्रुप 1 पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि हम है ना एक जनरल एंट्री पास करते थे, जिसमें हम है ना कमीशन पे करते थे। बाद में एक ब्रोकर आता था। ब्रोकर क्या बोलता था? अगर आपका आईपीओ पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ, तो क्या जितना भी आईपीओ बचा होगा ना वो मैं परचेस करूंगा, उसके लिए भी वो कुछ कमीशन चार्ज करता था। ठीक है, मोर ओवर ऐसा कुछ था आपके अकाउंट्स के अंदर। तो जब हम कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी की आपने डिबेंचर डायरेक्ट इश्यू कर सकती है? तो नहीं इश्यू कर सकती, उसे भी ऐसा कोई ब्रोकर चाहिए। तो ब्रोकर क्या बोलेगा? भाई मैं 2% कमीशन लूंगा। तो कमीशन पेड 2% ऑफ टोटल अमाउंट। ठीक है, लास्ट यहीं तक में आएगा इस सब में। तो अब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के ऊपर आप 10% का इंटरेस्ट पे करोगे, जिसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा 1 - 0.3 आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा। डिवाइड बाय, अब क्या आपको 1 लाख मनी पूरा मिलेगा?
ये 1 लाख आपको पूरा आपके अकाउंट में मिलेगा? नहीं, ये जो हमारा 2% कमीशन होगा ना, उसे माइनस कर देंगे। तो 1 लाख माइनस 2% इंटू 100, डन। ये ऊपर तो हमारा हो जाएगा 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000, 7,000 रुपीज। और नीचे हमारा हो जाएगा 1 लाख माइनस 2%, ये आपका हो जाएगा 98,000 इंटू 100। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7,000 डिवाइड बाई 98,000 इंटू 100। तो ये आपका कमीशन आपका हो जाएगा 7.14%, डन। क्या किया हमने इसमें? मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट कितने अमाउंट पे करना होगा भाई? जितने भी मेरे डिबेंचर होल्डर्स थे ना, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए पूरे दिए, तो मुझे उन लोगों को तो 10% के हिसाब से पूरा का पूरा अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर मेरा टैक्स ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब जिस बैंकर के पास ये 1 लाख रुपए थे, उसने क्या किया भाई, ये सब कुछ मैनेज करने का मेरा 2% चार्ज हुआ है। तो एक्चुअली में मुझे कितने मिले? मुझे 1 लाख मिले? नहीं, मुझे 1 लाख मेरा टोटल अमाउंट था, माइनस 2%, क्योंकि 2% उसने ले लिया। तो मुझे यूज करने के लिए कितने पैसे मिले? मुझे एज अ कंपनी मुझे तो 98,000 मुझे मिले। मुझे पेमेंट करना है 10,000 का, और टैक्स माइनस करूंगा तो वो 70,000 का हो 7,000 हो जाएगा। बट मुझे उस 7,000 के सामने यूज कितने करने के लिए मिले? तो 98,000 इंटू 100, 7.40%, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं इसके ऊपर से। तो केडी इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन हमारा क्या था? तो ये हमारा था इंटरेस्ट, तो यहां पे लिख देते इंटरेस्ट। ये पोर्शन क्या था? ये हमारा टैक्स था, जो हमारा टैक्स सिल बनेगा हमारा अमाउंट को आफ्टर टैक्स करने के लिए। तो इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ये 1 लाख क्या था? तो ये 1 लाख था इश्यू प्राइस, तो ये था हमारा इश्यू प्राइस, माइनस ये जो 2% था ना, इसको हम बोलते हैं कमीशन, बट इसको हम एफएम की लैंग्वेज में बोलेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, एफ। अब इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे अल्टीमेटली मिलेगा जो 98,000 है ना, नेट प्रोसीड मेरे हाथ में कितना है, इसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड इनटू 100। ये आपका बन गया इनरिडीमेबल डिबेंचर का फर्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला 1, इंटरेस्ट 1 माइनस टी इंटू 100 डिवाइड बाई एनपी, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं। एक तो ये फॉर्मूला है, जब ये कौन सा फॉर्मूला है? एक मिनट हो, हमें ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, सेकेंड देना, ओके। तो 5 years ago, Sona Limited issue 12% irredeemable debenture at rupees 103, okay, at rupees 3 premium to their per value of rupees 100, okay। ये क्या बोलना चाहता है कि फेस वैल्यू हमारा था 100 रुपए, प्लस प्रीमियम था हमारा 3 रुपए, तो हमें टोटल कंपनी को 103 रुपए मिले। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर इज 94, मतलब कि इसका मतलब हुआ नेट प्रोसीड हमारा 94 रुपीज है। एक मिनट हो, यहाँ पे हमने नीचे लिखा नहीं है ना मीनिंग हर किसी का, तो मैं आई लिखूं, उसका मतलब होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे फाउंड करता है? अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट है हमारा या सिंगल अमाउंट है, इनटू रेट, डन। टी का मतलब है टैक्सिस, एनबी का मतलब है नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीडिंग्स, या फिर करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, तो जो जब प्राइस पे खरीदेगा उस हिसाब से उसका करंट मार्केट प्राइस होगा। तो अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? इसका 94, तो हमारा नेट प्रोसीड हो गया 94। द कंपनी पेज अ कॉर्पोरेट टैक्स एट रेट 35%, टी हमारा है 35%। कैलकुलेट द करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, हम जो हमारा ये इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ये टोटल अमाउंट पे पे करते हैं कि फेस वैल्यू पे पे करते हैं? तो ये हम फेस वैल्यू पे पे करते हैं। तो और इसको सही से ढंग से करना है तो मैं लिख दूंगा फेस वैल्यू अमाउंट इनटू रेट, ठीक है। यहाँ पे हमारा फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो
हमारे पास 100 रुपीज हो, 1 लाख रुपीज हो या 1 करोड़ रुपए हो, मेरा अगर मुझे इंटरेस्ट का सिर्फ पोर्शन ढूंढना है, मुझे कोर्स ढूंढना है, तो मैं सिंगल सब कुछ सिंगल ले लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैं करता हूं, इंटरेस्ट ढूंढना है, 100 × 12% हमारा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला में लिख देते। फॉर्मूला क्या था हमारा? हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ डेट आई 1 - टी डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई, आई हमारा कितना होगा? 100 × 12%, 1 - 0.35 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड हमारी थी 94 रुपीज। ठीक है, के डी इज इक्वल टू इंटू 100 हमारा था। ठीक है, उनका फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, 12 इंटू 0.65 डिवाइड बाई 94 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 8.2978। मतलब ये आपका कितना हो गया? 8.30। डन, कॉस्ट ऑफ डेट हमारा आ गया। तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से हमने देख लिया कॉस्ट ऑफ डेट इन रिडीमेबल डिबेंचर का कैसे निकालने का। अब बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर की। ठीक है, मैं इसकी एक समरी बना के रख ही दूंगा। जब कॉस्ट ऑफ डेट हमारा पूरा खत्म होगा तो हम एक ये व्हाइट मार्कर से ना हम हमारा पूरा समरी बना के रख देंगे अलग से। अब बात करते हैं, ये बात हो गई इरिडीमेबल डिबेंचर की, मतलब कि ऐसे डिबेंचर जो कभी भी रिडीम नहीं होगी, जब तक कंपनी चल रही है तब तक ये भी चलेंगे। अब सेकेंड बात करते रिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, मैं क्या काम करता हूं, यहां जो इलिस्ट्रेशन है ना वही उठा के दे दूं आपको? रहने दो, पहले अपने खुद से करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल, ये यही रहेगा। क्या था इश्यू? हम डिबेंचर कर रहे थे 1 लाख रुपए पे एट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट। टैक्स रेट था हमारा 30%। कमीशन पे हम करेंगे 2% ऑफ टोटल अमाउंट। अब ये क्या बोल रहा है? आफ्टर 5 years वी पे, कंपनी पे 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 आफ्टर 5 years। कंपनी रुपीज 1,20,000 टू द डिबेंचर होल्डर। अब समझो ये क्या कहना चाहता है। हमने इश्यू किए थे डिबेंचर 1 लाख रुपए पे, 5 साल के बाद मैं 1,20,000 रुपए डिबेंचर होल्डर को दे दूंगा, एंड ये जो मैं 10% इंटरेस्ट रेट दूंगा वो तो मैं दूंगा ही। ठीक है, अब मुझे 1,20,000 रुपए का पेमेंट करना है आफ्टर 5 years। अकाउंट्स का नियम है कि अगर मुझे पता है मुझे कोई खर्च करना है आफ्टर 5 years, अगर मुझे आज पता चल जाता है तो मुझे उस एक्सपेंस को अमोटाइजेशन करना पड़ता है। राइट, हम लोग करते हैं अमोटाइजेशन एक्सपेंस को। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हम आज कर देते हैं, आज अगर कोई एक्सपेंस कर दिया तो क्या बोलते हैं, इसको हमें 5 years तक अमोटाइज करना होता है। तो ये हमारा बैलेंस शीट में हमें होता है। मतलब कि मैंने भले ही आज खर्चा कर दिया, आज मैंने पूरा का पूरा खर्चा कर दिया है, लेकिन जब भी कौन सा था, जब आप ओपनिंग सेरेमनी रखते हो ना, तो जो ओपनिंग सेरेमनी में आप खर्चा करते हो ना, तो उसके लिए अकाउंट्स बोलता है कि इसको आपको 5 years तक अमोटाइजेशन करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको 5 years तक अमोटाइज करते एक एक करके। ठीक है, क्या करते हैं, भले ही आज एक्सपेंस किया है हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बाद में हर साल उसका 5वां भाग हम P&L में लेके जाते हैं। मतलब कि फर्स्ट 2 3 4 एंड फिफ्थ 1/5 1/5 1/5 ऐसे हम अमोटाइज करते हैं। तो एट द एंड 5th ईयर में सारा खर्चा हमारा अमोटाइज हो जाता है, मतलब कि P&L में चला जाता है। वैसे ही मुझे पता है कि मुझे आज जो मैं 1 लाख रुपए ले रहा हूं ना, उसके ऊपर मुझे 10% पर एनम इंटरेस्ट तो पे करना ही है, मतलब कि वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। बट मुझे लॉन्ग टर्म में 1,20,000 रुपए, मतलब कि 20,000 का एक्सेसिव पेमेंट करना है। तो मैं क्या उसको आज से अमोटाइज करना चालू करूं?
तो ठीक रहेगा कि मैं जब 5 साल हो गए तब मैं सोचूंगा ये 1,20,000 मुझे कब दे कैसे देने। तो वो अप्रोच सही रहेगा? नहीं, वो अप्रोच गलत रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है 5 ही साल के बाद, अगर इन लोगों ने यहाँ पे 10 साल के बाद बोला होता तो हम 10 साल के ऊपर वर्किंग करते। क्या करूंगा मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा, मेरा कितना खर्चा लगेगा? तो 1,20,000 मुझे पेमेंट करने हैं 1 लाख के सामने, डिवाइड बाय 5। तो ये इक्वली अमोटाइज हो जाएगा हमारा एक्सपेंस। 1,20,000 माइनस 1 लाख रुपए डिवाइड बाय 5। तो ये हमारा हो जाएगा 5 साल के लिए 4,000। अगर यहाँ पे 10 ईयर्स होता तो ये डिवाइड बाय 10 करते तो ये 2,000 हो जाता। ठीक है, डन। इतना समझे? अब थोड़ा और डिटेल में लिखे मैं चाहता हूं। हमारे पास एक बला है, मतलब मुझे क्या 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं 98,000। मतलब कि मैं 1,20,000 रुपए देने हैं कितने रुपए के सामने, 98,000 के सामने, डिवाइड बाय 5 ईयर्स है तो यहाँ पे 5। तो अब रिवाइज अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस 98,000 डिवाइड बाय 1,20,000 माइनस 98,000 डिवाइड बाय 5। तो हमारा रिवाइज अमाउंट आ गया 4,400। मतलब जब 5वां साल आएगा तो अगर मैंने हर एक साल के लिए 4,400 का एक्सपेंस क्रिएट, करंट लाइबिलिटी के अंदर 4,400 क्रिएट करके रखा होगा, करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इस साइड होता है करंट लाइबिलिटी। यहां पे मैं फर्स्ट ईयर में लिखूंगा लॉन्ग टर्म लोन। कितना है मेरा लॉन्ग टर्म लोन राइट नाउ, 98,000 का है। डन। वो मेरा यहाँ पे अमाउंट आएगा, नहीं मेरा यहाँ पे अमाउंट आया तो वही आएगा 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए आएगा, वो 90 जो 2,000 का एक्सपेंस है ना वो पीएनएल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हमें अभी टेंशन नहीं लेना, 1 लाख रुपए। अब मैं जब मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरा फर्स्ट ईयर मतलब कि इसके क्लोजिंग पे मेरा फर्स्ट ईयर होगा, तब मैं इसको 44,000 कर दूं ऐड, तो मेरा ये 1,44,000 बन जाएगा। सेकेंड ईयर में मैं ये 1,04,4,400 में 440 और ऐड कर दूं तो ये मेरा 1,88। ऐसे ही मैं जब फिफ्थ ईयर में पहुंचूंगा करते करते तो वो मेरा 1,20,000 बन जाएगा। मतलब कि क्या होगा, मेरे करंट लाइबिलिटी में शो करेगा मेरे को 1,20,000 का पेमेंट करना है, और मेरे इस साइड कैश में से भी 1,20,000 जाएगा, एग्जिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये एग्जिस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये एग्जिस्टिंग हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कि मुझे पता है कि मुझे 20,000 रुपए 5 साल में पे, 5 साल के बाद पे करना है, तो उसके लिए मैं आज से ही उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, 44 प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म लोन। ओके, ये सब हम अकाउंट्स में सीखते ही हैं, जहां तक मुझे याद है वहां तक हम लोग ने तो सीखा ही था। एंड हम लोगों ने ये सब भी किया है हमारी क्या बोलते हैं, हमने हमारी रेगुलर लाइफ में भी इस चीजों को उतारा था। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स का, ये कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ। स्केड्यूल 3 आपको क्या बोलता है, स्केड्यूल 3 बोलता है आपको कि आपका जो लॉन्ग टर्म लोन है ना, उसका नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट करना है 1 ईयर के अंदर अंदर, लेस देन 1 ईयर, इस लॉन्ग टर्म लोन में जितना भी आपको 1 ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करना है ना, इसको आप शो करोगे करंट लाइबिलिटी के अंदर, एंड रेस्ट ऑफ अमाउंट को आपको शो करना है लॉन्ग टर्म लोन के अंदर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्या बोलते हैं, एक्चुअल लाइफ के अंदर ये कॉन्सेप्ट कोई फॉलो नहीं करता है। 90% सीएस जो 90% सीएस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा 90% जो फॉर्म होती है ना, अदर देन टॉप 50 एंड बिग फोर को साइड में रखने के बाद जो फॉर्म बचती है, उसमें से 90% फॉर्म्स ये सारे रूल्स को नहीं फॉलो करती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करंट लाइबिलिटी, अरे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में वो 1 ईयर में पे करने वाला प्रिंसिपल प्लस
पूरा मतलब कि पूरा प्रिंसिपल का अमाउंट जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है ना स्टेटमेंट के अंदर, वही यहाँ पे शो करेगा। वो लोग बाइफरकेट नहीं करेंगे, 1 ईयर को हम इसको शॉर्ट टर्म में लेके जाए एंड इसको हम वहां पे लेके जाए, ठीक है, तो नहीं करती है। मैंने है ना 100 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी में ऐसा नहीं देखा है कि वो लोग शेड्यूल 3 का फॉलो करते हैं, तो बट फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट भी मैंने नया समझा दिया, ठीक है। अब ये हमारा खत्म हो गया, मतलब अब मैं बात करता हूं, कोस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू मतलब इंटरेस्ट 1 - टी, इंटरेस्ट 1 - टी मेरा कॉस्ट ऑफ डेट होगा, ठीक है। प्लस प्लस मैंने क्या बोला, मुझे ये इंटरेस्ट के साथ साथ मेरा जो वो नया फॉर्मूला है अभी हमने बनाया था, 1 लाख माइनस 98,000, एक मिनट रुको ना, इसको और डिटेल में ही करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, मेरा इंटरेस्ट होगा 1 लाख का 10%, 1 - 0.3, ओके। इसके साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा मेरा जो भी प्रोविजन बनाऊंगा वो, तो मैं प्रोविजन कितने का बनाऊंगा, मैं प्रोविजन बनाऊंगा 1,20,000 माइनस 98,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब डिवाइड बाय 5, ओके। अब डिवाइड बाय मैं क्या करता था, डिवाइड बाय मैं करता था हमारा जो भी नेट प्रोसीडिंग का पार्ट हो वो करता था। बट अब आप समझो, मेरा रिडम्पशन वैल्यू भी अलग है, मैं 1,20,000 दूंगा उन लोगों को और 98,000 लूंगा, तो क्या मैं यहाँ पे जो अमाउंट 98,000 लिखूंगा वो सही होगा, वो सही नहीं होगा। मेरा फर्स्ट ईयर पे मेरा लॉन्ग टर्म लोन का क्लोजिंग बैलेंस हो गया था 104400, सेकेंड ईयर में मेरा हो गया था 108800, थर्ड ईयर में मेरा हो जाएगा 10 जो भी हो मतलब कि, और फिफ्थ ईयर में जाके मेरा अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 रुपए, ठीक है। अब आप समझो, मेरा जो अमाउंट है ना, मेरा जो ये अमाउंट वाला पोर्शन है ना, वो तो सेम रह नहीं रहा है जो मेरा तो क्या मैं यहाँ पे 98,000 लिख दूंगा तो वो गलत नहीं होगा, वो गलत होगा, क्योंकि मुझे अब एक्चुअल बैलेंस नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा, मेरा 1,20,000 रुपए का पेमेंट करना है पूरे साल में, प्लस 98,000 डिवाइड बाय 2, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ऑन एन एवरेज बैलेंस मेरा 5 साल में कितना रहेगा ना वो मैं ले लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमने लिखा, हाँ हमने लिखा, ये रिडीमेबल डिबेंचर का कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको मैं करूँ तो कॉस्ट ऑफ डेट ये हमारा हो जाएगा 7,000, प्लस ये हमने पहले ही गिन दिया था 4,400, 1,20,000 माइनस 98,000 डिवाइड बाई 5, तो ये 4,400, और नीचे हमने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का हमने क्या ले लिया, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज बैलेंस ले लिया, मतलब कि ऑन एन एवरेज 5 साल के अंदर मेरा 1,09,000 का बैलेंस रहेगा इंटू 100, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 7,000 प्लस 4,400 डिवाइड बाय 1,09,000 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 10.46% केडी, डन। देखा, एक 5 साल का ये आया, ये एक 5 साल की वजह से लास्ट टाइम का केडी 3.67% अराउंड अराउंड बढ़ गया। तो ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला था, इसको अब हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, आई 1 - टी। अब जो 1,20,000 है ये क्या है, ये मेरा रिडम्पशन वैल्यू है, और ये 98,000 मेरा नेट प्रोसीड है, तो आरवी माइनस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय, मैंने नीचे क्या किया, मैंने एवरेज बैलेंस ले लिया, तो एवरेज बैलेंस मेरा कैसे आएगा, आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100, ओके। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला नंबर 2, ये हुआ हमारा फॉर्मूला नंबर 2। कैसे आ रहा है फॉर्मूला, पता चल रहा है ना। अब कुछ लोगों का क्या कहना है पता है, ये हम 1 - टी यहां से माइनस करते हैं, तो जो ये रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसेस डिवाइड बाय एन आता है, इसके ऊपर भी तो टैक्स लगेगा हमारा, तो हम यहां 1 - टी क्यों नहीं करते। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ ऑथर्स का, कि कॉस्ट ऑफ डिविडेंड
इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी, आई 1 अरे आई प्लस रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय आरवी माइनस एनपी डिवाइड अरे आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2, इनके मल्टीप्लाई में हमें 1 माइनस टी करना चाहिए, कुछ ऑथर का कहना है। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला नंबर 3। ये है ना एक कैपिटल गेन होता है, ये हमारा यहाँ पे कैपिटल लॉस हो रहा है। 1,98,000 लिए थे, 1,20,000 दिए, तो ये मेरा लॉस हुआ है। अब ये लॉस मुझे कहाँ पे मेरे को बेनिफिट मिलेगा, ये लॉस की वजह से मुझे अपना टैक्स कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा पहला फॉर्मूला डन, और ये हमारा कहाँ है, सेकंड फॉर्मूला कहाँ है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने ढूंढा, डन। और ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है, जहां पे आप देखोगे ना, ये मॉड्यूल ही बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट में यूज एनी ऑफ द अबव फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट विद द लॉजिकल अजम्पशन। मतलब कि आप अगर लिखोगे ना 1 माइनस टी ऐसे बनाओगे ना, तो आपको एक लॉजिकल अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो भी काम है ना, वो हम मान रहे हैं कि हम यहाँ पे कैपिटल गेन को भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। Above formula give a approx value of cost of debt. In this formula, higher the difference between RV and NP, lower the accuracy of answer, ठीक है। अगर रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड के बीच में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस होगा दोनों की अमाउंट में, तो आपका आंसर का एक्यूरेसी लोअर हो जाएगा। Therefore, one should not use this formula in difference between RV and NV is very high. Also, this formula are not suitable in case of a ग्रेजुअल रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स, ठीक है। ये अपने बाद में, इसके लिए बाद में हमारे एक दो और फॉर्मूले आएंगे, तब बात करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें नहीं यूज करने चाहिए अगर आरवी और एनपी में बहुत ज्यादा ही अंतर है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उसकी बात करेंगे, बट उससे पहले हम क्या बात करते हैं, मैं प्रेफरेंस किस फॉर्मूला को देता हूं आपके मॉड्यूल से लेके हर जगह, प्रेफरेंस ऑलवेज इस फॉर्मूला को ही रहता है। तो जो ये फॉर्मूला 2 है ना, ये प्रेफरेंशियल फॉर्मूला है कि जब तक ऐसा ना बोला जाए कैपिटल गेन के बारे में, तब तक है ना कोई एक्शन मत लो। आप जो ये फॉर्मूला नंबर 2 है वही यूज करो। ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 3, डन। सम गिनना है, सम हम यहीं पे ही गिन लेते हैं। एक कंपनी है, उसने इश्यू किए 10 लाख के डिबेंचर, 10,000 के डिबेंचर, 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2023 टू बी मैच्योर्ड 1/4/2018। क्या बोल रहा है कि जो हमारे डिबेंचर है वो 100 रुपए का एक डिबेंचर है 1/4/2023 से, जब ये मैच्योर होगा 1/4/2028 में, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, नहीं 100 रुपीज का हमारा फेस वैल्यू है, प्रीमियम हमारा 10% है, तो हमारा टोटल प्रोसीड कितना हो जाएगा, 110 रुपए हमारा टोटल और नेट प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है, डन। और जब मैच्योर होगा तब क्या बोले, द डिबेंचर विल बी रिडीम एट अ पार। एट अ पार का मीनिंग क्या होता है, रिडीम एट अ पार, पार का मतलब होता है फेस वैल्यू पे हम इस डिबेंचर को पार करेंगे, मतलब ₹100 के हिसाब से हम इसको विड्रॉ करेंगे। तो रिडम्पशन वैल्यू हमारा जो फेस वैल्यू होगा उसको बोलते हैं एट अ पार ₹100, ठीक है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% ऑफ अ टैक्स, ठीक है। तो हम यहीं से डायरेक्ट देख लेते, इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। तो इंटरेस्ट मैंने क्या बोला था, जो हमारा फेस वैल्यू वाला पोर्शन है ₹100 उसका, और प्रीमियम, अरे प्रीमियम है ये, तो 10% हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट है, तो 100 × 10, ₹10, ठीक है। नेट प्रोसीड कितना होगा, हमने अभी तक देखा था कमीशन माइनस हो रहा था फ्लोटिंग कॉस्ट, बट ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ₹100 का तो डिबेंचर था, प्लस हम 10% प्रीमियम लेंगे, तो हम 110 रुपए लेंगे, ठीक है। इसको भी नेट प्रोसीड बोला जाता है। तो नेट प्रोसीड हमारा हो जाएगा 110 रुपए, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू के लिए क्या बोला था, रिडीम एट अ पार, तो यहां हम करेंगे रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू पार, म्हणजे पार म्हणजे ₹100, ठीक है। पीरियड कितना है, तो 1/4/23 से 1/4/28 है, तो गिनो हाथ पे, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, मतलब कि 5 साल हुए। 1/4/23 से 1/4/28 गिनने हैं, मतलब 1/4/23 से 31/3/28 गिनने हैं आपको, और 23 से 28 5 साल का ही गैप होता है, गिन लेना। 1/4/23 से 31/3/24, 1/4/24 से 31/3/25,
1/4/25 से 31/3/26, 1/4/26 से 31/3/27 और 1/4/27 से 31/3/28 5 साल होते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ पीरियड 5 ईयर्स, टैक्स रेट है हमारा 35%। इजीली फॉर्मूला में लिख दिए इंटरेस्ट 10 1 माइनस टी 100 माइनस 110 माइनस 5 ईयर्स। ठीक है, जब फ्लोटिंग कॉस्ट होगा ना, हमने देखा था 120 माइनस 1 लाख किया था ना, डिवाइड बाय 5, तो हमारा जो था ना ये वाला पोर्शन प्लस ही रहता था। बट जब आप पैसे ज्यादा ले रहे हो तो क्या होगा, जब आप पैसे ज्यादा ले रहे हो तो आपका ये माइनस में चला जाएगा। 100 रुपए मुझे पेमेंट करना है, 100 रुपए का मुझे पेमेंट करना है और 110 रुपए ले रहा हूं, मतलब कि 2 रुपीज का मुझे हर साल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोविजन प्लस करता था, अब मैं प्रोविजन माइनस करूंगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एवरेज ले लिया 105 4.5 माइनस 105 4.28%। नेक्स्ट सम है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सम सेम पैटर्न पे है। कंपनी ने इश्यू किए 10,000 के 10% के डिबेंचर 100 ईच एट पार 1/4/2018 टू बी मैच्योर्ड 1/4/2028 एट अ पार। द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट 1/4/2023। ठीक है, when the market price of a debenture is 80 rupees। ठीक है, compute the cost of existing debenture, assume the 35% of interest rate। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 100 रुपीज का एक डिबेंचर था 10% के हिसाब से, तो हमारा इंटरेस्ट होगा 10 रुपीज। मार्केट वैल्यू डिबेंचर का 80 रुपीज हो चुका है, तो हमारा नेट प्रोसीड क्या होगा, नेट प्रोसीड हमारा हो जाएगा 80 रुपीज। तो 80 रुपीज हमारा नेट प्रोसीड हो जाएगा। रिडम्पशन वैल्यू क्या है, रिडम्पशन वैल्यू है मेरा 100 रुपीज। क्या बोला है, द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ, नहीं, टू बी मैच्योर्ड ऑन अ पार। पार का मतलब क्या होता है, 100 रुपीज। तो पार म्हणजे 100 रुपीज। अब हम 1/4/23 को देख रहे हैं, तो 23 से लेके 28 का समय कितना होगा, 5 साल का। तो यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ पीरियड भी होगा 5 ईयर्स का एंड टैक्स रेट है 35%। ठीक है, यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है, अगर कंपनी बोल रही है भाई मार्केट में भाव 80 रुपए, भले मैंने 100 में बेचा है, तो हम 80 ही कंसीडर करेंगे जो मार्केट में प्राइस है। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला भी सम हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, छुट्टू मुट्टू सम है, ये मिल गया, 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 ये सब मिल गया, पुट द फिगर गेट द आंसर वाला सीन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक और मेथड की बात करते हैं। अब जो मेथड है वो है कोस्ट ऑफ डेट यूजिंग अ प्रेजेंट वैल्यू मेथड, यील्ड टू वाईटीएम अप्रोच जिसे बोलते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच। ठीक है, अब ये वाईटीएम अप्रोच है ना, इन डिटेल में हम कहां पे पढ़ेंगे, तो ये इन डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाले चैप्टर के अंदर। तो क्या तब तक के लिए इसको होल्ड कर दे, तो नहीं, यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे समझा दूंगा। एंड जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वाईटीएम गिनना कैसे। तो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 जा रहा है। अब कॉन्सेप्ट लिख रहे थे हम, कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर नंबर 3। ठीक है, वाईटीएम अप्रोच। पहली बात तो वाईटीएम अप्रोच आप कब यूज करोगे, तो इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं बोलता है तो हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन ना बोले वाईटीएम अप्रोच करो तब तक हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोला है वाईटीएम अप्रोच करने का तो करने का, तब तक कौन सा अप्रोच हम करेंगे, ऊपर के दो में से कोई भी एक अप्रोच जो भी क्वेश्चन के अंदर लगता होगा, रिडीमेबल और रिडीमेबल के अंदर। अब देखो यहाँ पे लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईआर इज डिस्कस इन द चैप्टर 7 इसमें ईयर वाईटीएम इज एनुअल। छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारा अभी जो चल रहा है ना वही। अच्छा, इन सारी मेथड से आपका जो आंसर है ना वो अलग आएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कैश फ्लो डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले हम कैश फ्लो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कैश फ्लो। तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कैश फ्लो को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ईयर और यहां पे मैं लिख देता हूं कैश फ्लो। ठीक है,
अब हमारे यहाँ कितने साल का बन रहा है, तो हमारे यहाँ ईयर बनेगा 0 से 5 ईयर्स का तक का, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 5, 2 बार मैं 5 लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ। 0 0 ईयर में क्या हो रहा है, तो 0 ईयर में हमें हमारा 1 लाख माइनस ये जो 2% है, मतलब कि 98,000 रुपीज हमें मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस 98,000। अब जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तब मैं क्या करूंगा, जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा ना, तब मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा, मतलब I1 - T वाला पोर्शन। तो हमारा इंटरेस्ट कितना था, हमारा इंटरेस्ट था 1 लाख का 10%। 1 - T मतलब 1 - 0.3, मतलब ये कितना हो रहा था हमारा 7,000। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7,000, 7,000, 7,000, 7,000। और फिफ्थ ईयर तक मैं करूंगा पेमेंट ऑफ 7,000 का। ओके। अब फिफ्थ ईयर पे एक और चीज हो रही है, फिफ्थ ईयर तक तो मुझे 7,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट करना था। फिफ्थ ईयर एक और चीज हो रही है, फिफ्थ ईयर एक और चीज क्या हो रही है, फिफ्थ ईयर पे हम पे कर रहे हैं 1,20,000 टू द डिबेंचर होल्डर। तो फिफ्थ ईयर पे टोटल दो चीजें हो रही, एक 1,20,000 पेमेंट कर रहे हैं और दूसरा 7,000 पेमेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा जीरो होगा ना वो हमारा करंट मार्केट प्राइस होगा। 1 to 5 ईयर्स हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, और फिफ्थ ईयर में रिडम्पशन वैल्यू। अब इसको उसके हिसाब से करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो 1 to 5 ईयर्स है ना, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ना वो सेम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 1-5, 7,000। एंड फिफ्थ ईयर पे मुझे 1,20,000 का काम हो रहा है हमारा, ये भी हमारा आउटफ्लो हो रहा है। तो टोटल टोटल पहले 98,000 आ रहा है और 7,000 एंड 1,20,000 1 से 5 साल के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 बोलता है कैलकुलेट करो एनपीवी ऑफ अ कैश फ्लो आइडेंटिफाई अबो यूजिंग अ 2 डिस्काउंटेड रेट गैसिंग। तो ये ईयर आ गया हमारा, हमारा कैश फ्लो आ गया। बाद में एक डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, इन डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारी बातें। तो दो डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज करके हमें प्रेजेंट वैल्यू लाना है। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या क्या बताता है वो मैं पहले बता देता हूँ। जीरो ईयर पे किसी चीज का वैल्यू 1 रुपीज है, डिस्काउंट फैक्टर शो करता है कि जो भी मुझे फ्यूचर में कैश फ्लो मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या होगा। मतलब आपने एक एफडी की फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर कहाँ, जीरो ईयर, आज आप जब खड़े हो इसको हम बोलते हैं जीरो ईयर। आपने एफडी की 1 लाख रुपए की, जिसके ऊपर हम 8% इंटरेस्ट कमाते हैं, और फर्स्ट ईयर में पहला पहला ईयर जब कंप्लीट होता है उसको, तब हमें मिलता है 1,08,000। डन। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने पहला ईयर कंप्लीट हुआ ना तब 1,08,000 रुपए कमाए, और 8% का हिसाब से आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर गिनो या इंटरेस्ट गिनो, 8% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया। अब मुझे कोई ऐसा बोले कि उसका आज का वैल्यू कितना है, अगर मैं 1 साल बाद 1,08,000 कमाऊंगा तो मेरा आज का वैल्यू कितना है, मुझे वो कैसे मुझे वो मिलेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर नी एन। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर। आर कितना है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। एन, एन माने नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहां से यहां कितना नंबर ऑफ ईयर्स हो रहा है हमारा 1 ईयर, तो 1। डन। अब मैं इसको करूंगा 1+8%, तो ये हमारा हो जाएगा 1.08, 1/1.08। डन। कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, हमने क्या किया, ये 1+8% है, तो मैंने किया 1+8% इज इक्वल टू, तो ये हमारा हुआ 1.08, तो 1.08 हमारा हो जाएगा, तो 1/1.08। अब मैं क्या करूंगा, 1/1.08 इज इक्वल टू, तो ये मुझे मिलेगा 0.9923 926, 0.926।
डन। 0.926 मैंने 3 तक ही लिया है, तो 9 आगे के 5 को 6 बना देगा, 926। मैं क्या करूंगा, अब जो मेरा ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आया 0.926, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1,08,000 से, तो मुझे 0 ईयर का वैल्यू मिल जाएगा। 1,08,000 इंटू 0.926 इज इक्वल टू 1,08,000 इंटू 0.996। तो ये आपका आंसर आ गया 1,08,000। मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने प्रेजेंट वैल्यू में 1,08,000 मतलब कि 1,00,000 हमें बताए, बट 1,08,000 एक अप्रोक्स वैल्यू मुझे मिल गया कि 1,08,000 मुझे 1 साल के बाद कमाने हैं। तो आज मुझे 8% के हिसाब से 1,00,000 के अराउंड मुझे रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आपको मैं एक एक यहाँ पे है ना सम लिख दूंगा, आप लोग स्टार्ट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे वो कंप्लीट होता है। तो सम कुछ ऐसा है, फ्यूचर कैश फ्लो है हमारा, फर्स्ट ईयर में हम अर्न करेंगे 10,000 रुपीज, सेकेंड ईयर में भी हम अर्न करेंगे 10,000 रुपीज। ठीक है, 2 साल में हम अर्न करेंगे 10,000 रुपीज। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो आपको फाइंड आउट करना है कि हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा और 0 ईयर पर हमें कितने पैसे लगाने पड़ेंगे जो हमें नहीं पता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप भी स्टार्ट करना। सबसे पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एन, अरे 1/1 प्लस आर नी 0. आर नी एन घात, 1/1 प्लस आर होल एन, 1/1.010 एन इज इक्वल टू 2 हमारा हो गया, 1/0.10 इंटू 1 + 10% इंटू इज इक्वल टू 1.21, 1/1.21 ये हमारा हो जाएगा 0.826। अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कैश फ्लो सेम है। अगर इसको और डिटेल में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। रेट पता है, सब मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं करूंगा 1/1.0, सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा 1, छोड़ो मैं है ना वही अपने जो रीत अभी कर रहे थे उसी टेक्निक से मैं फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ, ये टेक्निक लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो 0.8026 आ गया था हमारा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साल मेरा कैश फ्लो सेम है, जो जब कैश फ्लो सेम है तो 10,000 इंटू 0.826, तो ये हमारा हो जाएगा 8260। अब आप क्या करना, 8260 का 10% आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे हर साल 8260 का वर्थ अगर मुझे 10,000 करना है 2 साल के अंदर, नहीं मेरा है ना अजम्पशन गलत हो गया है। मेरा अजम्पशन क्या था पता है, 0 ईयर पर कितना अमाउंट होगा तो वो सेकेंड ईयर पे जाके 10,000 बन जाएगा। तो अगर मुझे 8260 को मुझे ये 10,000 रुपए सेकेंड ईयर पे चाहिए, तो 8260 मुझे आज अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, डन। तो ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैंने वो जो बताया था वो भी मैं बता ही देता हूँ यार, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे 0 ईयर का रेट नहीं पता है, मुझे फर्स्ट ईयर का रेट पता है, मुझे सेकंड ईयर पता है। मुझे फर्स्ट ईयर पे 10,000 कमाने हैं, मुझे सेकंड ईयर पे 10,000 कमाने हैं। अगर मुझे टोटल 20,000 रुपीज कमाने हैं, फर्स्ट ईयर के 10,000 और सेकंड ईयर के 10,000, तो मुझे 0 ईयर पे कितने कमाने पड़ेंगे ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे होगा हमारा 1/1.0 और यहाँ पे हो जाएगा 1/1.10 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारा आएगा फर्स्ट में 1/1.10, तो ये हमारा हो जाएगा 0.909 और सेकंड में हमारा हो जाएगा, हमने अभी फाइंड किया था 0.826, तो ये हमारा हो जाएगा 8260 और ये हमारा हो जाएगा 9090, 8260 प्लस 9090,
ये हमारा हो जाएगा 17,350 रुपये। देन अगर मुझे 20,000 कमाने हैं तो मुझे 17,350 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर आप देखोगे 17,350 मैं फर्स्ट ईयर पे कमाऊंगा और 10% से इंक्रीज करूंगा इसको, तो 17,350 प्लस 10%, ये हमारा हो जाएगा 19,085 रुपये। सेकेंड ईयर में 19,085 रुपये प्लस 10% में करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 20,993 रुपये। मतलब कि मुझे अराउंड अराउंड 20,000 रुपये कमाने के लिए, 20,000 तक पहुंचने के लिए मुझे आज 17,350 रुपये लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है। तो वही चीज करूंगा। हमारा यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? हमारा यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है। बट जब भी मैं कैश फ्लो वाली चीज करूंगा ना, तो मेरे पास है ना कभी भी परसेंटेज नहीं रहेंगे, या फिर मेरे पास परसेंटेज रहेंगे ना, जैसे 10% है मेरे पास, तो मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढने के लिए एक 10% के आगे 15% वाला मैं देख लूंगा। देख लो, इन लोगों ने भी वही किया, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया 10% का, एक ले लिया 15% का। ठीक है, अगर ये ना पता चले तो आपको क्या करना है पता है? आपने ये अप्रोक्स वैल्यू से कितना ढूंढा है? हमने अप्रोक्स वैल्यू से ढूंढा था 10.46%। तो हमारा है ना इससे कम और इससे ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब हम एक ले लेंगे 10% और एक हम ले लेंगे 15% ही ले लेते, चलो ना। तो यहाँ पे हमारा पहला होगा 10%। 10% का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे तो हमें हमारा प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा, हर किसी का प्रेजेंट वैल्यू। बाद में क्या करेंगे, हम 15% का डिस्काउंट लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लेंगे। 15% का डिस्काउंट लेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब जब 0 ईयर होगा तब हमारा 10% के हिसाब से फैक्टर क्या होगा? तो 1 होगा और 1 होगा। 10% हो या 15% हो, 1 1 होगा। अब 1 से लेके 5 साल तक का मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइड बाय 1.10, ये फर्स्ट ईयर का हुआ। सेकेंड ईयर का ढूंढना है तो 1 डिवाइड बाय 1.2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10 का 3 घात प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10 का 4th घात प्लस 1 डिवाइड बाय 1.10 का 5th घात। 2 3 4 5, 5 साल का मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो करते 1 डिवाइड बाय 1.10 करूंगा मैं, तो ये मेरा हो जाएगा 0.909। एक और बार मैं इज इक्वल टू दबाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 0.826। ओके, एक और बार इज इक्वल टू दबाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 0.715। एक और बार मैं इज इक्वल टू दबाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 0.683। एंड एक और बार जीरो इज इक्वल टू दबाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 0.621। ठीक है, अब मुझे यहाँ सिर्फ 5th ईयर का सोलो डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, जो हमारा होता है 0.621, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 1 से 5 मुझे एक साथ चाहिए, तो मुझे इसका टोटल करना पड़ेगा। तो जीटी दबा दूंगा तो मुझे मेरा टोटल मिल जाएगा 3.791। 3.791 वो भी है, तो ये हमारा आ जाएगा 3.791। ऐसे ही हम 15 ईयर का ढूंढेंगे। तो 15 ईयर में होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 नी एन घात। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एन, एन कितना है 50%, जिसको मैं 1.15 लिख सकता हूं। 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, ये सेकेंड ईयर के लिए है, ये थर्ड ईयर के लिए है, ये फोर्थ ईयर के लिए है, ये 5th ईयर के लिए है। ठीक है, 5th ईयर के लिए हमारा हो जाएगा 0.497, जो यहाँ पे आ जाएगा। डन। और 1 से लेके 5 साल के लिए ये हमारा हो जाएगा 3.352। आप टोटल करके देख लेना, इतना ही आएगा 3.352। तो ये हमारा हो जाएगा 3.352। अब इसको मुझे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू में से कन्वर्ट करने से पहले मैंने ये डायरेक्ट कैसे ये सब लेके आया हूं, क्योंकि आप क्या करोगे, आप पहले 1.10 इंटू 1.10 करोगे, बाद में उसको याद रखोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सारी वैल्यू में डायरेक्ट कैसे लानी है ना, वो बता देता हूं। अपने कैलकुलेटर पे आ जाओ, 1 लिखो डिवाइड बाय 1.10 लिखो और इज इक्वल टू करोगे तो आपको पहला अमाउंट मिल जाएगा 0.909। ठीक है, अब सेकेंड अमाउंट लाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक और बार क्लिक करना है, तो 2 सेकेंड में हमारा आ जाएगा 0.826, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। बाद में हमें एक और बार इज इक्वल टू करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 0.751, जो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एक और इज इक्वल टू करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0.683, जो यहाँ पे आ गया 4th ईयर के लिए। और 5th ईयर के लिए एक और बार करूंगा तो 0.2621 करोगे। इसके बाद आपके कैलकुलेटर के अंदर एक जीटी करके बटन होगा, ग्रोस टोटल करके एक बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये टोटल भी
आपका वहां पे आ जाएगा। वो टोटल आपको उठा के यहाँ पे लिख देना है। ट्राई ना हो तो बताना, रील में बना के मैं भेज दूंगा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे गिनते हैं। ठीक है, डन। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ये हमारा होगा 98,000। ठीक है, 7,000 इंटू 3.791, तो ये हमारा हो जाएगा 26,537। याद रखना ये माइनस में सबसे पहले वाला। 1,20,000 इंटू 0.6221, ये हमारा हो जाएगा 74,520 रुपीज। यहां देखते हैं तो ये तो हमारा 98,000 रहेगा माइनस में। बाद में 7,000 इंटू 3.352, तो ये आपका हो जाएगा 23,464। एंड 1,20,000 इंटू 0.497, तो ये आपका हो जाएगा 59,640। डन। अब क्या करेंगे, अब टोटल कर लेंगे। 98,000 हमारा माइनस में है, 98,000 माइनस में है 2653C1 प्लस 74520, तो ये आपका आ जाएगा 3057 आंसर। 98,000 माइनस में है प्लस 23464 प्लस 59640, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 14896। बहुत ज्यादा ही लंबा डिफरेंस आ गया है, कोई नहीं। अब जब भी आप डिस्काउंटिंग फैक्टर करो तो एक आपका प्लस में होना चाहिए और एक नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा आ गया। अब एक फॉर्मूला है वाईटीएम का, तो जो वाईटीएम का फॉर्मूला है वो ऐसे डिजाइन किया है। हाई लो लो इंटरेस्ट रेट प्लस एनपीवी ऑफ लो माइनस एनपीवी ऑफ लो माइनस एनपीवी ऑफ हाई इनटू हाई माइनस लो। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। ये आप समझ लो, ये आपका फॉर्मूला नंबर 4 है इसका चैप्टर का। डन। तो हमारा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है 15%, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है 10%। ठीक है, तो यहां जो एल लिखा है ना वो 15% को डिनोट करता है, प्लस एनपीवी लो। एनपीवी लो है, कितना है, इसको एनपीवी बोला जाता है। तो लो का एनपीवी कितना है, प्लस में है 3057, तो 3057 डिवाइड बाय 3057 माइनस एनपीवी लो माइनस में होगा आपका -14896, -14896 इंटू हाई माइनस लो। तो हाई है हमारा 15, माइनस 10% है हमारा लो। एक मिनट हो, हमारा लो है 15%। इसको आप जब करोगे 15% प्लस 3057 यहाँ पे ये माइनस माइनस है, मतलब ये प्लस हो जाएगा, प्लस 14890, तो ये आपका हो जाएगा 17947 इंटू 5 कर देते। 3057 डिवाइड बाई 17947 इंटू 5 प्लस 15, तो ये आपका हो जाएगा 50.85%। ठीक है, हमने है ना वो गैप ज्यादा ले लिया। अगर 12% लिया होता तो 10% के आसपास आता, बट 12.20%, ये भी अराउंड अराउंड 15.85% आ रहा है। अरे 10% है, 10% है, ये 10% है। हो, लो वाला 10% है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 10 10.17%। तो ऐसे ये पूरा का पूरा सम गिना हुआ है। आप चाहो ना तो ये एक सम है ना, गिन के देख लेना, पता आपको चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही इन लोगों ने सम दिया है। ठीक है, एक है अमोटाइजेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का अमोटाइजेशन कैसे होता है। अब आपने किसी कंपनी के बॉन्ड लेके रख दिए, उसका अमोटाइजेशन कैसे सीखना है। तो क्या होता है, बॉन्ड में आपको हर साल इंटरेस्ट, ये वाला सम मैं समझा देता हूँ, मतलब कि ऐसा एक ही सम है और ये आएगा आएगा तो एमसीक्यू में 2 मार्क्स के लिए डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अमोटाइजेशन ऑफ बॉन्ड में क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल और कुछ इंटरेस्ट हर साल आपको मिलता रहता है। तो ठीक है, देखते हैं। आरबीएलएम इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5 years बॉन्ड ऑफ 5,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर एनम। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोटाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। ओके, ठीक है।
अभी हमने जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का देखा है ना, उसी के ही ऊपर है पूरा का पूरा। तो ये क्या बोल रहा है कि जो कंपनी है ना 5,000 रुपए के ऊपर 8% के हिसाब से डिविडेंड इंटरेस्ट देती है, और जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है ना वो हर साल पे किया जाता है इक्वल फॉर्म में, और ये 5 साल तक चलेगा। तो हमने 4,000 रुपए लिए हैं 5 साल के लिए, सॉरी 5,000 रुपए लिए हैं 5 साल के लिए। तो अगर मुझे इसको इक्वली हर साल अमोटाइजेशन करना है तो क्या होगा, 5,000 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1,000, मतलब कि मुझे हर साल 1,000 का पेमेंट करना होगा। तो ये देखो, since the RBM will have to return a 1,000 every year, the outflow of every year will be consist of a interest or payment or repayment of principal as follow। देखो, फर्स्ट ईयर 1,000, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट का पोर्शन है। तो हर साल हम 1,000 1,000 1,000 रुपए पे कर रहे हैं। अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, तो फर्स्ट ईयर मैं 5,000 रुपीज पूरे यूज करूंगा, उसके ऊपर 8% के हिसाब से 400 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। सेकेंड ईयर आ जाते, 5,000 रुपीज में से 1,000 रुपीज तो मैं दे दूंगा, तो सेकेंड ईयर पे मेरा 8% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा 320 रुपए, मतलब कि 4,000। उसके बाद 3,000, 2,000 और 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा 240, 160 और 80 रुपए। अब प्रिंसिपल मुझे हर साल कुछ ना कुछ पे करना है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में मर्ज कर दूं तो 1,400, 1,320, 1,240, 1,160 और 1,080 रुपए मुझे हर 5 साल के अंदर, अरे 5 साल में, मतलब कि हर साल कंटिन्यू 5 ईयर्स तक इतना इतना पेमेंट करना है। ठीक है, अब ये तो मेरा फ्यूचर कैश फ्लो है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे प्रेजेंट कैश फ्लो पे लेके आना पड़ेगा कि मेरे को प्रेजेंट आज मुझे कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कैश फ्लो लाने के लिए मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट कैश फ्लो लाने का तरीका है 1/1 + R(n), डन, ये वाला फॉर्मूला। उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारा 8 अब calculate the bond present value for the investor if he expect a minimum rate of return 6%। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 6% नहीं दिया होता तो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, हम 8% को ही 20 लेके कैलकुलेट कर लेते। बट क्या बोला है, जो हमारा इन्वेस्टर है ना उसको कितना पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए 6% पर एनम। तो हमारा एक टेबल बनेगा, यहाँ पे बहुत ही घटिया तरीके से दिया है। हम एक टेबल बना लेंगे, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, बाद में जो भी हमने कैश फ्लो ढूंढे वो यहाँ पे लिख देंगे, 1,400 रुपए, 1,320 रुपए, 1,240 रुपए, 1,160 रुपए और 1,080 रुपए। ठीक है, कैश फ्लो लिख दिया। बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख देंगे, 1/1 + R(n) घात 6% से मुझे चाहिए, तो पहला मेरा क्या होगा, 1/1.06। ठीक है, फर्स्ट हमारा जाएगा 0.943। बाद में सेकेंड ईयर ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू दबाऊंगा तो मुझे मेरा सेकेंड ईयर का मिल जाएगा 0.889, 0.890 हो जाएगा ये। बाद में थर्ड ईयर का मुझे ढूंढना है तो मैं एक बार और इज इक्वल टू दबा दूंगा तो मुझे थर्ड ईयर का मिल जाएगा 839 है, तो ये 840 हो जाएगा। एक और बार करूंगा तो मुझे फोर्थ ईयर का मिल जाएगा 0.792, और एक और बार इज इक्वल टू करूंगा तो मुझे फिफ्थ ईयर का मिल जाएगा 747। मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 140.943, ये आपका हो जाएगा 1,320 रुपये। मैं पॉइंट बाद की अमाउंट इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, 1,320.890, ये आपका हो जाएगा 1,174 रुपये। ये 0.2 था, ये 0.8 है, चलो लिख देते हैं। 0.840 इंटू 1,240 रुपये, तो ये आपका हो जाएगा 1,041.6 रुपये। 1,160 इंटू 0.792, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 918.72 रुपये। और लास्ट वाला आपका हो जाएगा 1,080 इंटू 0.747, ये आपका हो जाएगा 806.76 रुपये। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेते, 1,320.2, 1,174.8, 1041.6, 918.72, 806.76, तो ये आपका हो जाएगा 5262।
0.08, ठीक है। मतलब कि अगर उसको इतना अर्न करना है, 400 रुपए, 320 रुपए, 240 रुपए, 160 रुपए और 80 रुपए, इतना उसे अर्न करना है, तो उसको आज 5262 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो डिस्काउंटिंग फैक्टर के ऊपर से ही था पूरा का पूरा। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये क्या बोलेगा कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कर रही है कि जो शेयर है ना हमारे, अरे जो डिबेंचर है ना हमारे पास 100 रुपए की फेस वाला, उसको वो क्या बोलेगी, हम आपको ऑप्शन देते 110 रुपए आज हमसे ले जाओ, या तो फिर आज हमसे हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 153 रुपए है वो ले जाओ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारा वही फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर में, ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा, तो मेरे को ये समझाने की कोई जरूरत है नहीं। तो ये इनरिडीमेबल डिबेंचर का भी कॉन्सेप्ट है, अरे रिडीमेबल डिबेंचर का भी कॉन्सेप्ट यही है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन का भी अगर पूछेंगे तो यही दो फॉर्मूला आएंगे, वाईटीएम भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं बताऊंगा कैसे हर एक चीज हमें यहाँ पे ढूंढना है, आई कैसे ढूंढना है, आरवी एनवी सब बताएंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद केपी हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्या करना है, ये वाला सम मैं बता दूं, ये वाला सम अपने कंक्लूड कर लेते हैं। अल्टरनेटिव 2 नहीं देखेंगे, अल्टरनेटिव 1 से ही हम करेंगे। अल्टरनेटिव 2 में वाईटीएम मेथड है, तो हो सकेगा तो मैं ये भी कवर कर लेता हूं, ठीक है। क्या है, एग्जाम्पल बोल रहा है, एक कंपनी है, इश्यू कर रही है 10,000 के शेयर, 15% कन्वर्टेबल, अरे अ कंपनी इश्यू 10,000 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर, ओके, ये नाम आपको दिखेगा अगर कन्वर्जेशन का होगा, ऑफ ₹100 ईच विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years, सारे के सारे 5 साल के बाद मैच्योर हो जाएंगे। एट मैच्योरिटी, पढ़ना, एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर विल have an option to convert the debenture into equity share of the company in the ratio of 1:10, मतलब कि 10 शेयर के बदले एक डिबेंचर आपको मिल जाएगा। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹12 each share. Historically, the growth rate of the share is 5% per annum. Compute the cost of debenture assuming 35% of corporate tax, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई, आज है ना मेरा 12 रुपए का, आज मतलब कि जिस समय मैं ये डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं ना, उस समय मेरा इक्विटी शेयर का वैल्यू 12 रुपए है, ठीक है। एंड कंपनी है ना 5% से हर साल ग्रोथ कर रही, तो आप क्या करोगे, ₹12 प्लस 5%, तो आपको फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा 12.6। बाद में सेकेंड ईयर का लाने के लिए आप क्या करोगे, 12.6 को 5% से ग्रो करोगे 13.23 प्लस 5%, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का आपको मिल जाएगा 15.312 रुपए, ठीक है। ऐसे आपको ये मिल जाएगा। एक तो ये टेक्निक है कि आप ये 12 रुपए उठाओ और 5 बार 5% को प्लस कर दो, 12 प्लस 5%, जो आंसर आया उससे 5%, जैसे मैंने 12.6 में 5% किया, फिर 13.23 में मैंने 5% किया, ठीक है। एक तो ये टेक्निक है। एक टेक्निक है, जो भी आपका अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस ग्रोथ एन, ठीक है। अमाउंट मेरा फर्स्ट ईयर का कितना था, 12 रुपए का, 1 प्लस ग्रोथ कितना हो रहा है 5%, मतलब कि 0.055, तो हम क्या करेंगे 1.05 इंटू एक बार 1.05, ये हुआ एक बार, ये हुआ 2 बार, ये हुआ 3 बार, ये हुआ 4 बार और ये हुआ 5 बार, मल्टीप्लाई बाय 12 रुपीज, तो ये आप, नहीं मैंने 6 बार कर दिया, ठीक 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 1.05 इंटू 1.05, ये हुआ आपका 2 बार, एक बार 1.05, एक बार 2 3 4 5, मल्टीप्लाई बाय 12, 15.315 रुपए, 15.312 रुपए, पॉइंट का फर्क आएगा ही ऑलवेज। अब शेयर कितने दे रहे, 10 शेयर दे रहे, ठीक है। तो 10 शेयर इनटू हमने जो वैल्यू ढूंढा वो, तो हमारे शेयर का वैल्यू कितना होगा, एक डिबेंचर का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 153.12, और एक डिबेंचर का हमारा, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है 100 रुपए,
तो 100 रुपए था कैश ऑफ वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना हुआ, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हमारा हो गया 1.53312। मतलब कि मैं 100 रुपया आज अगर इस कंपनी में निकाल लगाऊंगा, 5 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ वो मुझे 153.12 रुपए देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है, 50% है, तो 100 इंटू 15%, 100 इंटू 15% आपका हो जाएगा 15 रुपए। ठीक है, टैक्स की बात की है तो कॉर्पोरेट टैक्स है हमारा 35%, तो यहाँ पे मैं 15 के बाद कर दूंगा 1 माइनस 0.35, तो ये रहा हमारा वो पोर्शन, तो ये हमें मिल गया 9.75। 1.53.12 मेरा रिडम्पशन वैल्यू है। 100 रुपए में मैंने शेयर को बेचा है और ये 5 साल के लिए मुझे अमोटाइज करना है, तो ये हमारा आ गया अमोटाइज का वैल्यू। नीचे मुझे बैलेंस तो एवरेज लेना पड़ेगा, तो 1.3.12 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज बैलेंस आ गया, तो ये 10.62 हो जाएगा, 126.53 हो जाएगा, 16.09 हमारा ये हो जाएगा कन्वर्टेबल डिबेंचर का कॉस्ट। ठीक है, देन ठीक है, ये देखो ये 9.75 आपको ढूंढने हैं ना, तो उनको इन्होंने यहाँ अल्टरनेटिवली बताए हैं। एक और तरीका है, क्या मैंने पहले ही भी बता दिया था, जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है 50%, उसको कर दो 1 माइनस 0.35 था ना हमारे यहाँ 35 था, तो अभी आपका 9.75 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पे हमें आई लेना है, आई आई इंटरेस्ट लेना है, 100 इंटू 15%, तो आपको डायरेक्ट 9.75 मिल जाएगा। डन। अब आरवी वाईटीएम का अप्रोच देख लेते हैं। वाईटीएम में टोटल 5 साल आएंगे, 0 जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, 1 to 5 जिसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, और 5th ईयर पे जब हम पैसे वापस करेंगे। तो ये हमने इंटरेस्ट, ओके वो इंटरेस्ट ढूंढने के लिए था, 9.75 का इंटरेस्ट ढूंढ लिया, जो हमें हर साल 5 साल तक कंटिन्यू देना है। 100 रुपए हमें मिल रहे हैं, तो ये माइनस होंगे, और 153.12 रुपए हम दे देंगे। ठीक है, 15% का डिस्काउंट फैक्टर ले लिया और 20% का डिस्काउंट लिया। 50 और 20 कैसे लिए मैं बता देता हूँ। ये 16.09 है ना, तो ये इसके पीछे और इसके आगे ये लोग चले गए, तो इन्होंने 50% और 20% ऐसे ले लिया। इन लोगों ने है ना नियर टू फिगर जिसको कैलकुलेट करना इजी हो ना वो लिया है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, अरे डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो अगर फर्स्ट ईयर का मुझे कुछ ढूंढना है तो 1 डिवाइड बाई 1.15 कर दूंगा, तो ये मुझे फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का मैं मैच करवा सकता हूँ, 0.497, ऐसे ही 20% वाला करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.2, 1 2 3 4 5, 0.402, ठीक है, ये आ गया, ये जीटी दबाओगे तो ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, आपका ये मल्टीप्लाई बाई ये मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई ये मिल जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई ये मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये और ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वाले कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई, एक अमाउंट प्लस आना चाहिए, एक अमाउंट माइनस आना चाहिए, आ गया। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आई आर आर इज इक्वल टू एल प्लस एल एनपीवी एल डिवाइड बाई एनपीवी एल माइनस एनपीवी हाई माइनस एल लिखेंगे। 15% हमारा लो वाला पोर्शन 50% है, 8.78, 8.78 माइनस माइनस 9.29, 20 माइनस 15%, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 5%। अल्टीमेट आंसर आ जाएगा आपका 70.43%। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था दोनों मेथड से, अप्रोक्स मेथड से और वाईटीएम मेथड से, दोनों से आंसर डिफर ही आएगा। हाँ, 1 to 2% आगे पीछे आएगा ही आएगा। ये आंसर को अगर आपको और नैरो करना है, और नैरो करना है तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप सीधा ले लो 16% और 17%, तो आपका है ना इसके आसपास आंसर आएगा। ये दोनों फैक्टर जितने दूर होंगे ना, आंसर भी उतना आपके अप्रोक्स आंसर से दूर ही आएगा। ठीक है, अब कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस हमारे पास अभी भी आधा घंटा हो सकता है। मैं देखता हूँ कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में कितने फॉर्मूला है, एक मेरे ख्याल से 3 ही फॉर्मूला है, एक तो रिडीमेबल, इनरिडीमेबल एंड वाईटीएम अप्रोच। लो वाईटीएम अप्रोच भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, तो 2 फॉर्मूला एक 10 मिनट में खत्म, 10 से 15 मिनट में हम 2 फॉर्मूला खत्म कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम कोस्ट ऑफ इक्विटी वाला पोर्शन डन कर देंगे, और जब कोस्ट ऑफ इक्विटी वाला पोर्शन डन हो जाएगा ना, तो हमारा ये हम क्वेश्चन बैंक चालू कर देंगे, और कोस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डब्ल्यूएसीसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब
पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा इसका बात हमारा कंप्लीट हो चुका है। डन। अब किसकी बात करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आफ्टर टैक्स करने की जरूरत है? तो नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आफ्टर टैक्स है। ठीक है, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 चालू होगा। हाँ, अब कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का शॉर्ट फॉर्म हम बुलाएंगे कोस्ट का के, प्रेफरेंस का पी। डन। इसमें भी दो पार्ट पढ़ेंगे। एक तो हमारा होगा रिडीमेबल वाला पोर्शन, और एक होगा हमारा इनरिडीमेबल वाला पोर्शन। रिडीमेबल और एक हमारा होगा पोर्शन इनरिडीमेबल। मैं एक चार्ट बना के आपको कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का और वो दोनों ही दे दूंगा। ठीक है, हमारा हैंड रिटन चार्ट आपको नेक्स्ट, मतलब कि हम थर्ड लेक्चर, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, थर्ड लेक्चर से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले पहले हम चार्ट बना के आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इनरिडीमेबल की, क्योंकि इजी हमेशा इनरिडीमेबल ही रहता है। इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो सम के अंदर क्या बोला जाएगा? प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं ₹100 का ईच, एंड ₹100 का ईच, एंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड रेट इज 10%। सीधा सीधा बोल देंगे। तो मुझे अगर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस ढूंढना है, तो पहले तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हो गया है ₹100। ठीक है, इसमें दो ही चीज मेरे को बतानी है, देन ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ केपी ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं डिविडेंड कितना पे कर रहा हूं? मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं ₹100 अमाउंट पे 10%, डिवाइड बाय मेरा नेट प्रोसीड कितना है? मेरा नेट प्रोसीड है ₹100 इंटू 10, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 10%। ओके, ये इजी फॉर्मूला है। ये कब की बात है? जब कोई भी हमारे पास अदर चीज नहीं है, इतना ही बोला है। अब ये बोल देंगे ब्रोकरेज। इन्होंने बोला भाई फ्लोटेशन कॉस्ट लगा हमारा, फ्लोटेशन कॉस्ट इज, फ्लोटेशन कॉस्ट इज, या फिर ये बोल देंगे मार्केट प्राइस इज रुपीज 110 के, 110 रुपए हमारा मार्केट प्राइस है। तो हम क्या करेंगे? ओके, ऊपर हमने सब कुछ डिस्काउंट वाली बात की थी, सब कुछ हम डिस्काउंट पे कर रहे थे। प्रेफरेंस शेयर में अपने है ना प्रीमियम की बात करेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? 100 इंटू 10% डिवाइड बाय, हमें अब ये शेयर में परचेज करूंगा तो मुझे कितने का पड़ेगा? ये शेयर मुझे पड़ेगा 110 रुपए का। भाई पेमेंट तो है ना फेस वैल्यू पे ही होता है, इंटरेस्ट का पेमेंट ऑलवेज फेस वैल्यू पे होता है, नेट प्रोसीड चेंज होता रहेगा इंटू 10। अब इसका कॉस्ट हमें कितना पड़ेगा? 100 इंटू 10%, 10 रुपए डिवाइड बाई 110 परसेंटेज, तो ये हमें पड़ जाएगा इसका कॉस्ट 9.09। डन। तो क्या किया हमने? सेम फॉर्मूला, सिर्फ 1 - टी हमारा निकल गया। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आएगा पीडी डिवाइड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100। तो ये हमारा हुआ फॉर्मूला नंबर 1। पीडी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, जो भी हमारा फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इंटू प्रेफरेंस डिविडेंड रेट पीडीआर। डन। नेट प्रोसीड माने क्या होगा? हमारा मार्केट वैल्यू, या तो फिर क्या हो सकता है? हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने वाला पोर्शन, मतलब कि हमें कितना कॉस्ट पड़ा है। डन, ये तो हुआ एक पार्ट कंप्लीट। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा रिडीमेबल डिबेंचर का। रिडीमेबल डिबेंचर में A to Z सब सारी चीजें सेम ही बोली होगी। पीडी इश्यू प्रेफरेंस शेयर ₹100 each at 10% per annum
PD rate. Done. Tax rate is 30%. Commission paid 2%. After 5 years, company pay 120 rupees. After 5 years, कंपनी पे कितना रखना है, 110 रुपए रख लेते. आफ्टर कंपनी पे 110 रुपीज. ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड हम ढूंढेंगे. तो प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढने के लिए 100 इंटू 10%. तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा. अंदर टैक्स रेट 30% दिया है. क्या आफ्टर टैक्स की मुझे जरूरत है? नहीं, मुझे आफ्टर टैक्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स के बाद ही हम पेमेंट करते हैं. तो 100 इंटू 10% प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका इक्वल ईयर में अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा. तो 110 रुपये मेरा रिडम्पशन वैल्यू है, 100 रुपये मेरा करंट वैल्यू है जो मुझे मिल रहा है. कमीशन को अभी अपने भूल ही जाते हैं. कमीशन का पोर्शन आपको पता चल गया है ना, तो कमीशन वाले पॉइंट को हम रिमूव ही कर देते हैं. तो क्या इजीली फटाफट ये खत्म हो जाए. डिवाइड बाय कितने साल के लिए अमोर्टाइज होगा? 5 ईयर्स के लिए. डिवाइड बाय, अगर नीचे मुझे नेट प्रोसीड नहीं पता है, अब नेट प्रोसीड मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? मैं एवरेज ले लूंगा रिडम्पशन वैल्यू का और नेट प्रोसीड का इंटू 100. ये हमारा हो जाएगा 10. ये हमारा हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5, 2 रुपीज. और ये नीचे हो जाएगा 105 रुपये इंटू 100. 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 105 इंटू 100. तो ये आपका हो जाएगा 11.42%. डन. पहले ही सब कुछ सीख चुके हैं, कुछ सीखने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो रिडम्पशन वैल्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस हम लिखेंगे. प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस में अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस लिखूंगा. अमोर्टाइजेशन का एक्सपेंस में क्या लिखूंगा? रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. इतने साल तक मुझे इसको रिडीम करना है. नीचे मुझे नेट प्रोसीड इन टोटल में नहीं पता है, क्योंकि हर साल बदल रही है. तो मैं क्या करूंगा? उन दोनों का टोटल लेके एवरेज बैलेंस निकाल लूंगा इंटू 100. ये हमारा हो गया फॉर्मूला नंबर 2. देन यही दो फॉर्मूला यहाँ पे दिए हैं. पहला है पीडी डिवाइड बाई पी0. देख लेते हैं. एक्सवाइजेड लिमिटेड है, 2000 के 10% के प्रेफरेंस शेयर है, ₹100 ईच एट ₹95 ईच. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. क्या बोल रहा है? 100 रुपीज के है ये प्रेफरेंस शेयर, जिसके पैसे मुझे 95 मिले हैं. मतलब मुझे पीडी ढूंढना है, तो 100 इंटू 10% कितना? 100 इंटू 10% कितना होगा मेरा? 10 रुपीज. डिवाइड बाय मुझे पैसे कितने मिले? मुझे पैसे मिले 95 रुपीज. 10.53%. डन. सेकेंड और आ जाते हैं एक और क्रिशियल पे. इफ आर एनर्जी लिमिटेड इज इश्यूइंग प्रेफरेंस स्टॉक ₹100 पर शेयर, ओके, विद द स्टेटेड डिविडेंड ऑफ ₹12. ओके, 12 रुपए का डिविडेंड देंगे, मतलब कि पीडी मुझे पता है 12 रुपए है. ठीक है. फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%. देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो 100 रुपीज का मैंने शेयर खरीदा है, मुझे नेट प्रोसीड ढूंढना है. 100 रुपीज का मैंने शेयर खरीदा है. फ्लोटेशन कॉस्ट है मेरी -3%. में इसमें से कर दूंगा तो ये 97. 12 डिवाइड बाई 97, 12.37%. ठीक है. फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हो जाती है टोटल अमाउंट में से. तो 100 माइनस 3%. ठीक है. या फिर ऐसे करो, 100 माइनस 100 इंटू 3%. तो 100 माइनस 3 रुपीज इज इक्वल टू 97. ठीक है. कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कर लेते हैं. उसके भी एक ही सम है यहाँ पे. XYZ लिमिटेड है, इश्यू कर रहे हैं 2010% प्रेफरेंस शेयर है, ₹100 ईच एट 95. मतलब कि 100 रुपीज का इश्यू प्राइस था, बट बंदे को हाथ में नेट प्रोसीड कितना मिला? नेट प्रोसीड मिला है 95 रुपीज का. द कंपनी प्रपोज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू. ये लोग क्या बोले भाई? इश्यू के 10 साल के बाद हम ये ले लेंगे. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस. ठीक है. रिडम्पशन का कुछ बुला नहीं है, तो रिडम्पशन हम क्या बोलेंगे? इश्यू प्राइस पे हम रिडीम करेंगे. तो पीडी हमारा कितना है? 100 का 10%, 10 रुपीज. रिडम्पशन वैल्यू मेरा 100 है, नेट प्रोसीड मेरा 95 है, 10 साल के लिए ये जाएगा. डिवाइड बाय 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2. डन. तो 10 वही आ गया. 10 100 माइनस 95 डिवाइड बाय 10, 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, 10.77 अप्रोक्स मेथड. डन. के के फॉर्मूला एक 10 बहुत ज्यादा ही है. उसमें डिविडेंड अप्रोच है, अर्निंग अप्रोच है, ग्रोथ अप्रोच है, 3 एवरेज मेथड है, 4 5 गोल्डन मॉडल. बाद में ये रियलाइज रियल अप्रोच भी हम साथ में ही करेंगे. ठीक है. मतलब कि अराउंड अराउंड CAPM का भी एक फॉर्मूला है. दिस फॉर्मूला कम्स फॉर 2 मार्क्स इन योर MCQs.
कभी भी आ सकता है, ठीक है, एक आध बार आ भी चुका है शायद तक तो। डन। तो अराउंड अराउंड 10 to 12 फॉर्मूलाज और है, एक एक इन डिटेल में करेंगे। मतलब कि आप समझो इसमें मैं सारे इलिस्ट्रेशन आपको गिना नहीं वाला हूं, तो आपको कोई ज्यादा हर्डल लेने की जरूरत नहीं है। एक इजी चैप्टर है। पास्ट ईयर क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ पूछा है। डिबेंचर कैसे ढूंढा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी पूछ लेते, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तीनों चीज में साथ में ही पूछ लेते। अब जब तीनों चीज मुझे साथ में पूछ लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि मैं एक इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको यहाँ से करवा पाऊंगा? एक भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे सारे के सारे इलिस्ट्रेशन हम यहाँ पे गिन गिन रहे हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मोरल लेस ये जो 12 फॉर्मूला है ना, इसको खत्म करना है। मतलब कि मंगल बुध, बुध को हमारे 12, बाद में गुरु शुक्र शनि, मतलब कि 3 दिन होंगे। 50 प्लस सम है, मुझे 20 से 25 सम इसमें से करवाने हैं, बाकी आपको खुद करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने हम सम यहाँ से कवर कर पाते हैं। मैं 20 से 25 का ऑन एन एवरेज लेके बैठ रहा हूँ कि अगर हम बुधवार से स्टार्ट करेंगे ना, तो बुध गुरु और शुक्र, अरे बुधवार तो कल ही है, गुरु और शुक्र शनि, मैक्स टू मैक्स अगले मंडे तक में हमें ये चैप्टर खत्म करने की हमें गुंजाइश करनी पड़ेगी, क्योंकि कल हमने कोई भी लेक्चर नहीं अपलोड किया था, ठीक है। और हमारे ये सारे लेक्चर है ना 15 दिसंबर तक रेगुलर बैच चलेगा। 15 दिसंबर के बाद 99% चांसेस है ये हमारा बैच है ना 1 या 1.5 महीने के लिए डिसकंटिन्यू हो जाएगा। रीजन है मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 महीने के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो हमारा May 26 में एग्जाम है। अगर हम 15 दिसंबर तक में ये बैच कंप्लीट नहीं कर पाए ना, तो हमारा ऑन एन एवरेज है 15 जनवरी के बाद, 15 या 16 जनवरी के बाद मैं रिटर्न आऊंगा। तो हमारा कोशिश रहेगा कि ये जो 15 16 जनवरी के बाद है ना, नेक्स्ट 15 डेज में हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि ये 15 दिसंबर के बाद और 15 दिन का हमें गैप लगेगा। ऑन एन एवरेज मेरी इच्छा है जो लास्ट के 2 चैप्टर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रेशियो एनालिसिस, ये 2 चैप्टर हमारे पेंडिंग रहेंगे। बाकी सारे चैप्टर हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। आई होप कि मेरा है ना जाने का अगर कैंसिल हो गया ना, तो हमारा ये बैच कंटिन्यू ही रहेगा। क्योंकि क्या है, बाद में फरवरी में मेरे को फिर से जाना है। तो जैन अभी मैं जाऊंगा, फिर फरवरी फरवरी में फिर से जाऊंगा गाँव। तो अभी मैं 1 मंथ रहूंगा और उस टाइम में भी मैं 1 वीक रहूंगा। तो मेरी इच्छा है कि फेब्रुवरी स्टार्ट हो ना, उससे पहले पहले या मिड ऑफ फेब्रुवरी तक हम पूरा का पूरा ये बैच कंप्लीट कर दे। इनकन्वीनियंस के लिए माफी चाहूंगा, बट हमने 1 से लेके 8 चैप्टर, हमारी तो गुंजाइश है हम 15 दिसंबर तक में कंप्लीट कर डालेंगे। 15 दिसंबर, 15 नहीं, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर तक हमारी आशा है कि हम आपके मोरलेस 3 चैप्टर बाकी रहेंगे, बाकी सारे चैप्टर हम आपके कंप्लीट कर देंगे। वो 3 चैप्टर की वर्थ में से 1 चैप्टर की कुछ वर्थ नहीं है, 2 चैप्टर की वर्थ अराउंड अराउंड 5 से 10 मार्क्स की है। तो वो रेशियो एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो वो हमारी गुंजाइश है कि हम जनवरी में कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में शायद तक नहीं खत्म हो पाएगा, ड्यू टू जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में बाहर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। 46 सब्सक्राइबर है ना, लास्ट 1 वीक से नहीं बढ़ रहे हैं, तो यार कुछ करो। तो हम जल्दी हमारे इंक्रीज करें हम हमारे सब्सक्राइबर का रेट। डन। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, ठीक है।